निम्न प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। तो शब्दवाणी क्लासेस पर निरंतर जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो अपलोड की जा रही है। इसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक जो अपनी एनसीईआरटी की क्लास है वो नहीं देखी है तो वो भी आप एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर वर्तमान में अपने जो कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी की बुक चल रही है उसका अध्ययन अपन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और उसके बाद में अब अपन चौथा अध्याय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज है 18 जून और 18 जून का अपना जो पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में फ्रांस के एवियन लेस बेस में G7 का कितने नंबर का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में फ्रांस का एक शहर है एवियन लेस बेस, वहां पर G7 का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। आपको बताना है कि वो जो शिखर सम्मेलन था वो कितने नंबर का था, 52वां, 40वां, 65वां या 101वां। फ्रांस के एवियन लेस बेस में जो G7 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वो मैं आपको बता दूं कि अपने जो 52वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। कितने नंबर का? 52वें नंबर का। या फिर प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, किस प्रकार का, कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में कितने नंबर का शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। G7 का कितने नंबर का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 52वें नंबर का। कहां पर किया गया? एवियन लेस बेस में किया गया। थोड़ा देख लेते हैं कि फ्रांस के एवियन लेस बेस में आयोजित 52वें जी शिखर सम्मेलन 2026 की मुख्य थीम भी कभी कभार पूछ ली जाती है। थीम का मतलब विषय। आप चर्चा कर रहे हो तो आप कौन से विषय पर चर्चा कर रहे हो, कोई फिक्स आपका विषय तो होना चाहिए। तो इसका जो विषय है वो है नई साझेदारियां स्थापित करना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। थीम क्या है? नई साझेदारियां स्थापित करना। दोनों देशों के बीच में नई साझेदारियां स्थापित करो और अंतरराष्ट्रीय जो एकजुटता है उसका पुनर्निर्माण करो। यह इसकी थीम थी। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 15 से 17 जून 2026 के बीच में। 15 से 17 जून 3 दिवसीय यह सम्मेलन था। 15 से 17 जून 2026 तक इसका आयोजन किया गया। इससे पहले आपको और बता दें तो 2003 में जो 29वां G8 शिखर सम्मेलन की मेजबानी थी वो एवियन लेस बेस ने की थी। कब? 2003 में जब 29वां यह सम्मेलन था तो उसकी भी मेजबानी किसने की थी? इसी शहर ने की थी। तो अगर उसने एक बार मेजबानी कर ली थी तो अब दोबारा टाइम आया है। तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि इसीलिए 2026 का जो शिखर सम्मेलन है वो एवियन को G7 या G8 नेताओं के शिखर सम्मेलन की 2 बार मेजबानी करने वाला पहला फ्रांसीसी शहर बन गया है। फ्रांस का ऐसा पहला शहर जिसने 2 बार G7 या G8 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड और भारत के बीच में 10वें रक्षा सम्मेलन है वो 16 जून 2026 को कहां पर आयोजित किया गया। हाल ही में भारत और जो थाईलैंड देश है इन दोनों के बीच में 10वां रक्षा सम्मेलन 16 जून 2026 को आयोजित किया गया। प्रश्न ये है कि कहां पर आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में, बैंकॉक में, चियांग माई में या मुंबई में? बताइए। जो 10वां रक्षा सम्मेलन है उसका आयोजन कहां किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि जो 10वां रक्षा सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया वो बैंकॉक में किया गया। कहां किया गया? बैंकॉक में। अगर प्रश्न पूछे कि भारत और थाईलैंड के बीच में रक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया तो रक्षा सम्मेलन, रक्षा संबंधी सम्मेलन। भारत तो मजबूत है, भारत को अगर याद करने की ट्रिक देखें तो कि भारत तो मजबूत है, भारत को रक्षा करने की जरूरत है नहीं। भारत और थाईलैंड के बीच में तो थाईलैंड में आयोजित करवा देते हैं। थाईलैंड में कहां पर आयोजित करवाया? एक ही प्रसिद्ध शहर है बैंकॉक, बैंकॉक में आयोजित करवाया।
थोड़ा बहुत और इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो ये देखिए, ये नक्शा है अपने पूर्वी एशिया का, जिसमें यहां पर ये बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला भाग इंडिया का है। यहां पर ये बर्मा, म्यांमार, और यहां पर ये थाईलैंड है। ये अपना जो राष्ट्र है, ये कौन सा है? ये है थाईलैंड, जहां पर बहुत सारों के घूमने के सपने हैं कि शादी करें और फिर पत्नी के साथ में थाईलैंड घूमने जाए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड कहाँ है। तो थाईलैंड ज्यादा दूर नहीं है भारत, और अगर बीच में देखो तो एक ये बर्मा म्यांमार वाला क्षेत्र पड़ता है, वहां से आप सीधे थाईलैंड आ सकते हो। इसके पास में कंबोडिया, वियतनाम, यहां पर लाओस नामक ये शहर पड़ते हैं। अगर इसके पास वाला भारत का और क्षेत्र देखें तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी भारत का हिस्सा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तो बिल्कुल ही पास में है थाईलैंड। अगर घूमना चाहो तो आराम से जा सकते हो। पहले मैप में देख लो कहां पर है थाईलैंड। तो देखो, अगर थाईलैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले तो थाईलैंड का क्षेत्रीय विभाजन कि जो उत्तरी थाईलैंड है, यह क्षेत्र पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहां की सबसे ऊंची चोटी है वो दोई इथानोन है, उत्तरी थाईलैंड। फिर है पूर्वोत्तर थाईलैंड, जो पूर्वी भाग है। यहां पर एक पठार है, कोराट का पठार। अगर कभी प्रश्न पूछे कि कोराट का पठार कहां पर है, तो आपको उत्तर पता होना चाहिए, थाईलैंड में है कोराट का पठार। फिर मध्य थाईलैंड, जो मध्य का भाग है, यह चाओ फ्राया नदी के किनारे बना एक बहुत ही उपजाऊ मैदानी इलाका है, जिसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। यहां पर एक नदी बहती है चाओ फ्राया। चाओ फ्राया नदी के किनारे बना हुआ एक उपजाऊ मैदानी इलाका है, जिसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। फिर दक्षिणी थाईलैंड, यह मलाया प्रादीप का हिस्सा है, जो एक संकीर्ण जल डमरू मध्य के रूप में मलेशिया की ओर जाता है। यह है दक्षिणी थाईलैंड। तो यह है थाईलैंड का क्षेत्रीय विभाजन। आज का अपना तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचकर कितने लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। भारत का जो रक्षा के क्षेत्र में जारी किए जाने वाला जो बजट है, वो 2025-26 में अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। मतलब ये कि रक्षा के विभिन्न उपकरण खरीदने और भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए जो रक्षा बजट, उनको जो बजट दिया गया, वो जो खर्चा दिया गया, वो खर्चा अब सर्वकालिक स्तर पर है। मतलब 2025-26 में सर्वाधिक रुपए हैं वो खर्च किए गए अपने सैनिकों पर, रक्षा के ऊपर। तो वो कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया, उसके बारे में प्रश्न है। आप इसका उत्तर सोचो। तब तक आपको एक बात बता देता हूं कि जो अपने एनसीईआरटी की क्लास है, उसमें मैंने आपको बताया था 3 अध्याय पढ़ लिए। कितने अध्याय? उसमें अपन ने 3 अध्याय पढ़ लिए हैं, और अभी 3 अध्याय के बाद में अपन जो करंट अफेयर, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन पे चर्चा करेंगे। मैं जो पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा अध्याय है, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो, और आप उनका उत्तर देने की कोशिश करना। तो अगर आप ये करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो मैं कल लेके आऊंगा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा अतीत क्लास 8वीं की किताब में से, उन तक आपकी भी पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो जो भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचकर कितने लाख करोड़ का हो गया है, तो यह 1.78 लाख करोड़ का हो गया है। 1.78 लाख करोड़ का हो गया है। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देखो, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन सर्वकालिक उच्च स्तर 1.78 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष 1.54 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15.6% की वृद्धि दर्शाती है। जो वित्त वर्ष पिछला था 2024-25, उसमें जो रक्षा उत्पादन था वो 1.54 लाख करोड़ था, और वर्तमान में यह 15.6% की वृद्धि के साथ में 1.78 लाख करोड़ रुपए
हो गया है। और वित्त वर्ष 2022-21 20-21 के 84,643 करोड़ रुपए के आंकड़े से 110% की असाधारण वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020-21 में वार्षिक रक्षा उत्पादन कितना था? 84,643 करोड़ था और वर्तमान में 1.78 लाख करोड़ हो गया है, मतलब उससे 110% ज्यादा हो गया। अगर बात करें 2013-14 की, तो 2013-14 में जो वार्षिक रक्षा उत्पादन कितना था? 43,746 करोड़ था, उससे वर्तमान में 4 गुना हो गया है। तो यह थी जानकारी, याद कर लेना कितने लाख करोड़ का हो गया? 1.78 लाख करोड़ का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस कार्यक्रम का आयोजन 17 जून को कहां किया गया? हाल ही में जो विश्व मरुस्थलीकरण एवं जो सूखा निवारण दिवस है उसका आयोजन किया गया। आपको बताना है कि इसका आयोजन कहां किया गया? जैसलमेर में, बीकानेर में, न्यू दिल्ली में या प्रयागराज में? तो बताओ, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस कार्यक्रम का आयोजन 17 जून को किया गया, वो कहां किया गया? देखो, जो मरुस्थल वाले क्षेत्र है वो तो जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर ये है, लेकिन मरुस्थल से संबंधित नीतियां बनाई जाती है मरुस्थल से बाहर निकलकर। ना तो जैसलमेर में किया गया, ना बीकानेर में किया गया। होना तो यह चाहिए कि आप जिस भूभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो, जिसमें सुधार लेना चाहते हो, आप उस की हकीकत तक पहुंचकर वहां पर काम कीजिए। लेकिन इसका आयोजन न तो जैसलमेर में किया गया, ना बीकानेर में किया गया और ना ही प्रयागराज में किया गया। इसका जो सम्मेलन का आयोजन किया गया वो न्यू दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। यहां पर अपन देख सकते हैं कि मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण हेतु विश्व दिवस प्रत्येक 17 जून को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन के अंतर्गत मनाया जाता है। यह दिवस मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। यहां पर मरुस्थलीकरण के बारे में, भूमि के क्षरण के बारे में और जो सूखा पड़ता है उसके बारे में जागरूकता प्रदान या जागरूकता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, पूछा जाए कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। याद रखना कि पर्यावरण, वन, इन सभी का संबंध होता है भूमि से। पर्यावरण मतलब अपन पढ़ते हैं अपने चारों ओर क्या है? पृथ्वी है, पेड़ पौधे है, तो पृथ्वी को भू कहते हैं। तो याद रखना, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री है भू से भूपेंद्र यादव। कौन है? भू मतलब भूमि। तो पृथ्वी के चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी पर्यावरण के, जो वायुमंडल है वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो इसके मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कि आप चारागाहों को पहचाने, सम्मान करें और पुनर्स्थापित करें। जो चारागाह है उनको पहचानो, चारागाहों का सम्मान करो और उनको पुनर्स्थापित करो। तो ये अपना था 17 जून को मनाए जाने वाला विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय रेलवे है उसने माल परिवहन को बढ़ावा देते हुए सोमताने चीखली कोल्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में है? माल परिवहन की जो सेवा है, जो माल की ढुलाई की जाती है ट्रेनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की है, सोमताने चीखली कोल्ड लाइन परियोजना। आपको बताना है कि यह किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र में, केरल में या मध्य प्रदेश में? तो मैं आपको बता दूं कि यह परियोजना अपने महाराष्ट्र राज्य में, किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में सोमताने चीखली कोल्ड लाइन परियोजना महाराष्ट्र राज्य में। देखो, महाराष्ट्र में रेल क्षमता बढ़ाने और माल ढुलाई की आवाजाही में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे ने मध्य रेलवे के अंतर्गत 172 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सोमताने चीखली कोल्ड लाइन, जो 3.7 किलोमीटर लंबी है, के निर्माण को मंजूरी दे दी है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और पुराने रेल नेटवर्कों में से एक है। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत अंग्रेजों द्वारा 1800, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 कहां से कहां तक? बॉम्बे से लेकर ठाणे के बीच में की गई। सबको पता है, नॉर्मल से बच्चे को पता है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई और कहां से कहां तक चली। तो इसकी शुरुआत 1853 में हुई, यह बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नशा मुक्त, नशे से मुक्त करना भारत को। हाल ही में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? हाल ही में भारत में नशा मुक्त सप्ताह का आयोजन किया गया, वो कब से कब तक किया गया? 17 से 26 जून तक, 15 से 25 जून तक, 20 से 30 जून तक, या 25 से 5 जुलाई? तो बताओ कब से कब तक किया जाएगा नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन, भारत के लोगों को नशे से दूर करने के लिए? नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि जो नशा मुक्त भारत सप्ताह है, इसका आयोजन किया जाएगा आपने 17 से लेकर 26 जून के बीच में। कब से कब तक? 17 से लेकर 26 जून के बीच में। थोड़ी बहुत जानकारी देखें। तो देखो, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आज नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के राष्ट्रव्यापी आयोजन में नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान, थीम क्या है? नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की है पहचान, विषय के तहत नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया 17 से 26 जून के बीच में। कभी कभार थीम पूछ ली जाती है कि नशा मुक्त भारत अभियान जो चलाया गया था 17 से 26 जून के बीच में, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान। भारत में नशे के खिलाफ मुख्य कानून एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। जो नशे के खिलाफ जो भारत में एक्ट बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, वो 1985 है। इसके तहत क्या किया जाता है? नशीले पदार्थों की तस्करी, आप जो नशीले पदार्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, इसके साथ साथ में उनकी बिक्री, उनको बेच नहीं सकते और ना ही उनका उत्पादन कर सकते हैं, और सेवन करना एक गंभीर अपराध है, और सेवन भी नहीं कर सकते, यह भी एक अपराध है। इसमें क्या हो जाता है? इसमें 6 महीने से लेकर 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। अगर आप ऊपर में से दिए गए कोई एक कार्य करते हो तो आपको 6 महीने की सजा हो सकती है, 6 महीने से लेकर 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो जहां तक हो सके नशे से दूर रहने का प्रयास करिए, क्योंकि अपना शरीर है वो कंचन रूपी है। अपने शरीर को इस प्रकार के पदार्थों का आदि कभी मत बनाइए जिससे आपके शरीर को नुकसान हो। तो हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए। कहते हैं ना कि नशा है वो नाश की जड़ होता है। अगर एक व्यक्ति नशा करता है तो उस नशे के कारण कई परिवार बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं तो नशा करता ही है, तो उसके संबंधित जो उस पर आधारित 1-2 परिवार है, उसके बच्चे हैं, वो तो बर्बाद होते ही है, साथ में वो अपने साथ में 2-4 को और लपेट लेता है। तो इस लपेटा लपेटी में वो कई परिवारों को बर्बाद कर देता है। क्योंकि जब आदमी नशा करता है ना, तो नशा करता है तब पहले तो जब वो नशा करता है उसके पास में आके कोई बैठता है तो वो कहेगा यार थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा, यार थोड़े हूं के यार, थोड़े हूं, कोई बंधान थोड़ी है। तो वो थोड़े थोड़े के चक्कर में आगे वाला आदमी उसके बंधान करवा देता है। अब उसको नियमित रूप से लेना पड़ता है। अब वो बंधान इसीलिए करवाता है कि कभी कभार अब ये पीना शुरू हो गया ना, तो कभी कभार अपने पास नहीं होगा ना, तो इसके पास जाके बैठेंगे, थोड़ा बहुत तो ये देगा कि नहीं देगा। मतलब वो अपने फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा है कि कभी कभार अपने पास में कमी हो ना, तो इसके पास जाके बैठेंगे तो ये थोड़ा बहुत दे देगा। इसलिए अगर कोई मान मनवार करता है नशे की, तो उसको मना कीजिए कि भाई तू एक लो ले नहीं, ओई घणोई धके भड़े घना मिनका ना मती हिला। तो नशे से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि नशा है वो नाश करता है, परिवार का नाश करता है, समाज का नाश करता है, राष्ट्र का नाश करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिक सुरक्षा कोर का गठन कितने जिलों में किया जाएगा। राजस्थान जो अपने भजनलाल शर्मा है मुख्यमंत्री, उन्होंने हाल ही में कहा है
कि राजस्थान के इतने राज्यों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। कितने जिलों में? राजस्थान के, शायद मैंने पहले राज्य बोल दिया होगा, जिले हैं। कितने जिलों में किया जाएगा? 8 जिलों में, 10 जिलों में, 5 जिलों में या 15 जिलों में? तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने नवनिर्मित 8 जिले हैं, कितने जिले हैं? 8 जिले। उन नवनिर्मित 8 जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। कितने जिलों में? 8 जिलों में। थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने राज्य के 8 नई जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर, सिविल डिफेंस कॉर्प्स के गठन को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य क्या है? नागरिक सुरक्षा कोर क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि जब भी जिले में आपात स्थिति आती है या बाहरी हमले होते हैं या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो इस दौरान त्वरित राह एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करना। उस समय लोगों को बचाने के लिए और उनको राहत प्रदान करने के लिए जिस संगठन का गठन किया गया उसे नागरिक सुरक्षा कोर कहा जाता है। नए जिले कौन कौन से हैं? बालोतरा, डीडवाना और कुंचामन एक ही है। फलोदी, सलूंबर, खेरथल, तिजारा, डीग, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर। याद रखना, जो नए जिले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जिले में से 3 जिले तो ऐसे हैं जिनके डबल नाम है। कौन कौन से? डीडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। अगर कभी पूछ ले कि कौन सा नया जिला बना है, कौन सा नहीं बना है, तो ये 3 तो याद ही रखना कि 3 ऐसे जिले हैं जिनके डबल नाम है, मतलब किसी 2 क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है। डीडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड जो पहले अलवर में आते थे, डीडवाना, कुचामन पहले नागौर में आते थे, खेरथल, तिजारा पहले अलवर में आते थे। तो ये 2 नाम है लेकिन जिला एक है, 2 नाम है लेकिन जिला एक है, 2 नाम है लेकिन जिला एक है। इसके अलावा अगर देखें कि ऐसे कौन से क्षेत्र थे जो वास्तव में जिले के हकदार थे, तो उसमें बात करें अपन बालोतरा की। बालोतरा काफी पुराना शहर है और बाड़मेर से काफी दूर भी पड़ता है और काफी बड़ा भी है, और बाड़मेर का क्षेत्रफल भी काफी ज्यादा था, तो उस हिसाब से बालोतरा को अलग किया गया। बालोतरा और ब्यावर याद रखना, ब्यावर अजमेर ब के ऊपर 2 है, बालोतरा ब्यावर, बालोतरा ब्यावर। फिर फलोदी, नाम सुना होगा, फलोदी जोधपुर से कई किलोमीटर दूर पड़ता है, जिला बनाना जरूरी था तो फलोदी। फिर अपने सलूंबर और डीग, सलूंबर और डीग, ये इतने जिले हैं जो वर्तमान में बनाए गए हैं। तो राजस्थान में नागरिक सुरक्षा कोर मतलब सिविल डिफेंस विभाग का गठन 13 नवंबर 1962 को किया गया। तो जो नागरिक सुरक्षा कोर है उसका गठन कब किया गया? 13 नवंबर 1962 को किया गया था। राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण और आपातकालीन स्थितियों में स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा व बचाव के लिए सबसे पहले 12 नागरिक सुरक्षा नगरों में इसकी इकाइयां स्थापित की गई थी। पहले मुख्य रूप से 1962 में क्या हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस समय 1962 में इनका गठन किया गया था। मुख्य रूप से कहां पर? जो सीमा के आसपास वाले जिले पड़ते हैं वहां पर आपातकालीन स्थितियों में लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके बचाव के लिए इसका गठन किया गया था 1962 में। अगला क्वेश्चन, 8 जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर किस क्षेत्र के कार्मिकों का सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है? जो ई श्रम पोर्टल है, जो जून 2026 में आंकड़े हैं उसके आधार पर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर कार्मिकों का सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है? निर्माण क्षेत्र, वस्त्र एवं परिधान उद्योग, कृषि क्षेत्र या गीग वर्कर्स? तो मैं आपको बता दूं, जो अपने कृषि क्षेत्र है उस क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है। कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं कि ई श्रम पोर्टल क्या है। यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाया गया एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। जो असंगठित श्रमिक है, श्रमिक तो है लेकिन अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, उनका कोई संगठन नहीं है, तो उनको एकजुट बनाने के लिए इस प्रकार का सरकार के पास डेटाबेस हो, उनकी जानकारी हो, इसीलिए ई श्रम पोर्टल का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य देश के करोड़ों निर्माण मजदूरों, घरेलू कामगारों, रेहड़ी पटरी पर रहने वालों और प्रवासी श्रमिकों को एक मंच पर लाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। जितने भी निर्माण जो मजदूर है, जो निर्माण का काम करते हैं, जो घरेलू काम करते हैं, या जो रेहड़ी या पटरी वाले पटरी पर सोते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बेचते हैं, और जो प्रवासी श्रमिक है, उन सबको एक मंच पर लाकर सरकारी सेवा प्रदान करना। पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर योग्यता, इसमें कौन कौन से व्यक्ति पात्र है? तो जो व्यक्ति 16 से लेकर 59 वर्ष के बीच का कोई भी असंगठित श्रमिक जो
ईएफपीओ, ईपीएफओ या ईएसआई का सदस्य नहीं है वो इसके लिए पात्र है। 16 से 59 वर्ष याद रखना। अगर इसकी आयु सीमा पूछे तो आपको ऑप्शन में 18 से 59 अवश्य दे रखा होगा, लेकिन आपको 18 तय नहीं करना है। 18 तो आयु है वो वोट देने की है, अपन को तय करना है 16 से लेकर 59 वर्ष के बीच का कोई भी असंगठित श्रमिक है वो इस मंच पर आ सकता है। इस पर कितना बीमा कवर किया गया है, तो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलता है। दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति काम करता मारा जाता है तो उसकी मृत्यु या अस्थायी विकलांगता पर, मृत्यु पर 2 लाख और विकलांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ई श्रम पोर्टल पर अगर कोई आदमी या कोई कारीगर पंजीकृत है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, 2 लाख का बीमा कवर किया जाता है, और अगर वो विकलांग हो जाता है तो 1 लाख का बीमा कवर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन कल ही पढ़ा था इसके बारे में, सेई बांध राजस्थान के किस जिले में, कल पढ़ा था कि एक टनल परियोजना, सेई बांध टनल परियोजना के द्वारा सेई बांध को किस बांध से जोड़ा जा रहा है, तो अपन ने पढ़ा था कि सेई बांध को जवाई बांध से जोड़ा जा रहा है। आज प्रश्न है कि सेई बांध से पूछा जा सकता है कि वो राजस्थान के किस जिले में है, तो सेई बांध राजस्थान के उदयपुर जिले में, याद रख लेना, उदयपुर जिले में। सेई बांध जिसे सेई डायवर्जन बांध भी कहा जाता है, राजस्थान के उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में सेई नदी पर बना एक मिट्टी का गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है अतिरिक्त मानसूनी पानी को जवाई बांध में स्थानांतरित करना, जिससे पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों को पानी और सिंचाई के लिए लाभ मिलता है। अब प्रश्न पूछे सुरंग या टनल की, तो सेई बांध के पानी को जवाई बांध तक पहुंचाने के लिए अरावली की पहाड़ियों में 7 किलोमीटर लंबी सेई जवाई जल सुरंग बनाई गई है। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करंट में नहीं आया तो जीके के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है, तो सेई जवाई जल सुरंग या सेई बांध जल सुरंग। अगला और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन काफी बड़ा भी है, लेकिन जितना बड़ा होता है उतना काम आसान होता है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित गिव अप अभियान, जो एक अभियान है गिव अप, उसका संबंध निम्न में से किससे है। राजस्थान सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है गिव अप अभियान, उसका संबंध किससे है, उसके अंतर्गत क्या होता है, तो पहला ऑप्शन संपन्न और अपात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसमें ऐसे लोग जो संपन्न है, जिनके पास में धन संपदा है, गाड़ियां है या फिर कोई नौकरी लगे हैं, तो वो अपनी स्वेच्छा से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जिसके अंतर्गत अपन को गेहूं तेल वगैरह मिलता है तो उसको छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, या फिर लोगों के द्वारा अपनी स्वेच्छा से तेल का उपयोग कम करना, कम करना। फिर संपन्न और अपात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से सरकार द्वारा हटाना। अगर वो स्वेच्छा से छोड़ते हैं तो वो गिव अप अभियान के अंतर्गत आता है, या सरकार द्वारा उसको हटाया जाता है तो गिव अप अभियान के अंतर्गत आता है, या फिर किसी भी अदालत या न्यायालय में दाखिल मुकदमे को स्वेच्छा से वापस लेना। अगर किसी परिवादी का कोई मुकदमा दायर कर रखा है अदालत में या न्यायालय में, तो अपनी स्वेच्छा से अगर वो वापस लेता है तो क्या उसे गिव अप अभियान कहेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसका अपना जो सही आंसर होगा वो पहला होगा। पहला, संपन्न और अपात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए, कि आप अपने स्वेच्छा से छोड़ दो। अगर आपको गेहूं वगैरह ये मिल रहे हैं ना, जिसको अपन कंट्रोल वाले गेहूं कहते हैं, तो वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप संपन्न परिवार है। अगर आप छोड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। फिर अगला, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित गिव अप अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य संपन्न और अपात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मुफ्त या रियायती अनाज का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद गरीबों को ही मिले। यह योजना गरीबों के लिए शुरू की गई है। तो अगर आप में से भी किसी का परिवार इस योजना से जुड़ा है और संपन्न परिवार है, तो आप गिव अप अभियान के तहत जो आपको मुफ्त में राशन मिलता है उसको छोड़ सकते हैं। तो ये थे आज के अपने 18 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास देखी होगी और इसके साथ में ही अपनी जो क्लास है उसको लाइक किया होगा, शेयर भी किया होगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया ही होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।